हेलो वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। सो आज का जो टॉपिक है बेटा कार्बन एनायन। व्हाट इज अ कार्बन एनायन? जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, देखा था, समझा था, उसमें हम बात कर रहे थे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन ये दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जब हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं उस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी हम उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। और जब हम कहते हैं जब कार्बन पर हमारा क्या होता नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम कार्बन एनायन कहते हैं। या इसको हम एक दूसरा भी कह सकते हैं बेटा, दैट वाज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटायन को हम अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे आप? चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं एंड उसके बाद में इसकी एग्जांपल्स पे बात करूंगा और एंड ऑफ द केस आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही में इसके रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट योर नीट जे एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना। चलिए, तो व्हाट इज द कार्बन एनायन, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। कार्बन एनायन या कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। यहां पे एक वर्ड बोला गया बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज समझते हैं तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आप जानते होंगे, ऐसा मान लो बहुत सारे एलिमेंट है, वहां एलिमेंट की शुरुआत हो जाती है नाइट्रोजन के बाद। नाइट्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे रहते हैं। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा होता है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा होता है, और उसके बाद फ्लोरीन के पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बचे होते हैं। इसका मतलब ये सारे जो एलिमेंट मैंने अभी कहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहा जाएगा। तो हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो नाउ कार्बन एनायन, अच्छा इसको पहले ऐसे देख लेते हैं कि व्हाट इज अ कार्बन एनायन। सो कार्बन एनायन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। पहले आप एक एग्जांपल ले लीजिए, राइट? यहां एग्जांपल लीजिए। जैसे बेटा ये कार्बन है मेरे पास, राइट? कार्बन पे मैंने तीन बॉन्ड दिखा दिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ऐसे बॉन्ड भी बना सकता हूं, राइट? इस बॉन्ड इज नथिंग, इट जस्ट अ नेगेटिव चार्ज, इट जस्ट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर। जब भी आप नेगेटिव चार्ज देखते हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं तो ये दर्शाता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो इसको देखिए, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक इसमें लोन पेयर है और इसमें क्या है तीन बॉन्ड पेयर है। ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन ये पेयर, तो तीन बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसी को हम आगे समझते हैं। तो कार्बन एनायन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और रिच स्पीशीज ने कहा है कि इसमें तीन बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लोन पेयर क्या होता है। मैं ऐसे समझा सकता हूं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक एटॉम है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 9 होता है, जिसको 2,7 में हम बांट देते हैं। तो इस केस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 इसके वैल्यू में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन हो गया 7। अब इस फ्लोरीन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम को अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, जिसमें 2 और 8 1 हो जाता है। तो यहां सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। इस प्रकार सोडियम और फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जिस तरीके से इसका N और F का बॉन्ड बन जाएगा। इस केस को ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्लोरीन है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने मात्र एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद क्या फ्लोरीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है? तो आप देखेंगे जी सर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं। इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को जो बचे हुए हैं इसको हिंदी में कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा डिफिकल्ट टर्म लगता है हिंदी में, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इससे अच्छा है आप एलपी कह लीजिए। एलपी माने लोन पेयर, बहुत आसान वर्ड है।
तो आप इसको लोन पेयर कहते हैं। सो पॉइंट पे हम आते हैं, जैसे कि हमने कहा इसमें 3 बॉन्ड कर रहे हैं, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर यहां पे आप क्लियर कर लेते हैं। फिर एक वर्ड यहां पे बोला गया, सो इट इज अ ESR इनएक्टिव। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने फ्री रेडिकल को समझाया था, वहां पे मैं फिर इस पे बात किया था। ESR एक्टिव और ESR इनएक्टिव ये डिपेंड करता है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, तो वहां ESR इनएक्टिव होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यानी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस केस में हम इसको इनएक्टिव कहते हैं। मैंने एक बार कहा था, इससे रिलेटेड एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कंपटीशन नीट में पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच इज अ ESR इनएक्टिव। तो वहां पे आपको देखना था कि ज्यादातर जो चीजें हैं जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था, ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो कि एक ESR कहा जाता है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जो कि आप बड़े क्लास में हायर स्टडीज में देखेंगे। पर याद रखिएगा, एकदम से हायर स्टडी में हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, जो भी सीखना है यही सीखना है, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं। जब हमारा बुनियाद ही नहीं होगा, जब हमारे पास अच्छी मकान नहीं होगा, नीचे से ग्राउंड मेरा फ्लोर सही नहीं होगा, तो मैं उसमें बड़ी मकान को टिका नहीं सकता हूं। तो बच्चों, आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपनी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन करूं। तो यदि आप मेरी इन वीडियोस को, जो कि बहुत सारे वीडियोस है, आप उसको देखिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, चलिए। तो इसको क्या कहा गया? इट इज अ चार्ज्ड ट्राइवैलेंट स्पीसीज। चार्ज का मतलब कैटायन ही नहीं होता है, चार्ज का मतलब पॉजिटिव ही नहीं होता है, चार्ज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज मोस्टली हम दो प्रकार के मानते हैं। एक हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को केमिस्ट्री की भाषा में कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन या फिर आयंस कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा इट इज अ चार्ज ट्राइवैलेंट स्पीसीज। ट्राई माने तीन, वैलेंट माने साझेदारी। यहाँ पे तीन साझेदारी के थ्रू एक बॉन्ड, जैसे एक साझेदारी, दो, तीन, तो तीन साझेदारी हो गया, तीन को ट्राई, वैलेंट माने साझेदारी, इसमें तीन साझेदारी की हुई है। तो यहाँ पे लिखा इट इज अ चार्ज क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज अ चार्ज ट्राइवैलेंट स्पीसीज। हियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या था? पेयर्ड है। और जब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तभी ये ESR इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट? माय डियर, नाउ नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और याद रखना बच्चों, जिन भी एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम, माने एक परमाणु या कोई परमाणु का समूह जिन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, कैसे पता लगता है? बॉन्ड बनाने के बाद। कोई भी परमाणु जब वो बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे होते हैं, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैंने पहले बता दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लोरीन ने अपना बॉन्ड बना दिए हैं, उसके बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो फ्लोरीन को मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कह सकता हूं। तो सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको हम केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल। इसको हिंदी में कई लोग हिंदी में जानना चाहते हैं, तो इसको नाभिक स्नेही कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को नाभिक, हालांकि न्यूक्लियोफाइल का एक बढ़िया सा वीडियो में लेके आऊंगा इसके 1-2 दिन बाद। एक टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक टॉपिक मेरा रहेगा न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, यदि किसी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उनको मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहूंगा, जैसा कि मैं कार्बोकैटायन कह रहा था। और जो कार्बोकैटायन है उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की एक बहुत अच्छी क्लास बहुत जल्द लेके आऊंगा। चलिए देखते हैं। अब बात होती है कि ये आखिर कार्बन एनायन कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने बॉन्ड फ्यूजन पढ़ा था, टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, आप देखना वीडियो पढ़ी होगी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होता है, बॉन्ड आखिर
कैसे टूटते हैं? तो बॉन्ड बेटा दो ही प्रकार से टूट सकते हैं, एक बेटा होता है होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो यहां पे जो हम कार्बन एनायन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन एनायन आपको कैसे मिलेगा? जब आप बॉन्ड का फ्यूजन हेटेरोलिटिक फ्यूजन करेंगे। कैसे करेंगे? हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब ये हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था। मान लेते हैं कि एक मेरे पास एटॉम है, दो एटॉम है मान लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो परमाणु हैं, उनमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटॉम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसे केस में क्या होता है जी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और ये दो इलेक्ट्रॉन उन दो एटॉम में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यदि मैं कहता हूं कि यहां B इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटॉम, तो मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B ले जाएगा। जब B ले जाएगा तो आप समझ सकते हैं B पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हमने तोड़ा है, ब्रेक किया है, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो ये किस प्रकार का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है गाइस? ये हमारा हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ है, असमान वितरण। तो इस प्रकार से इसमें नेगेटिव आयन, इसे एनायन कहा जाता है, और इसको कहीं कहीं बेटा अनसिमेट्रिकल फ्यूजन भी कहा जाता है। याद रखिए, इसे कैसा फ्यूजन कहते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल फ्यूजन भी कहा जाता है। इससे हमको क्या मिला? एनायन मिल गया। क्या मिल गया? एनायन, जिसमें क्या हमारा टॉपिक है। चलिए, तो क्या लिखा गया है? अब ये कैसे बनता है आप ध्यान से देखिए। हमने इसमें क्या कहा? When any group A, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ग्रुप A है, मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप A है, ठीक है बेटा, इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटॉम, वो किससे जुड़ा है? कार्बन एटॉम से वो क्या है? जुड़ा हुआ है। When any group of A is attached to a carbon atom, leave, ये एटॉम क्या करता है? कार्बन को छोड़ के, लीव मतलब छोड़ना। ये कार्बन, ये जो कार्बन है, कार्बन से जो एटॉम ग्रुप लगा हुआ है, ये छोड़ देता है, लीव कर देता है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ के चला जाता है, राइट? तो सोचिए, अगर ये ऐसे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर ना लेकर, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे। तो क्या बनेगा आप देख सकते हैं, तो देखिए यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा, ये कार्बन हो गया, यहां पे ये आपका बॉन्ड हो गया, यहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पे ए पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कार्बन कहेंगे, सी माने कार्बन, और जो नेगेटिव उसको एनायन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बन एनायन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? कार्बन एनायन। सो गाइस, ये आपको क्लियर हो गया। इसका एक दूसरा एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट? तो ये OH नाम का जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंस है, ज्यादा है, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन एटॉम को ले लेगा, राइट? तो सोचो, अगर ये OH नेगेटिव और यहाँ H पॉजिटिव, चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन को लिया गया, बॉन्ड से नहीं, सिर्फ H को ले लिया गया, H पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड बचा है वो इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें नेगेटिव आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये नेगेटिव चार्ज भी ये बताता है कि आपका ये जो कंपाउंड है, ये भी एक कार्बन एनायन है। ये क्या बनेगा बताइए? एक कार्बन एनायन का एग्जांपल हो गया। ये दोनों एग्जांपल से आप क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे कि आखिर कार्बन एनायन कैसे बनता है। कार्बन एनायन याद रखना हेटेरोलिटिक फ्यूजन से बनता है, ठीक है? अब याद रखना जो कार्बन एनायन होता है, ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही रिएक्टिव, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कोई भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम तभी स्टेबल होगा जब उसके बॉन्ड 4 बने एटलीस्ट, या उसके ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो। यहाँ पे इसकी ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड जो पेयरिंग नहीं हो पा रही, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए पर बॉन्ड की पेयरिंग नहीं हो पा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये आपका प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट हो गया है कार्बन एनायन का, गाइस। तो कार्बन एनायन आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। देखो बच्चों, हम कुछ दिनों से जो पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं।
जैसे आपने कार्बोकेटाइन पढ़ा वैसे ही कार्बन आयन भी है, हालांकि इसमें एक बेसिक अंतर है, डिफरेंस क्या है, उल्टा है। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उल्टा ही हुआ ना। वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। वहां पे न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे थे, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा अगर आप स्टेबिलिटी समझना चाहते कार्बन आयन का, तो इसको हम कहते हैं कि जस्ट अ रिवर्स ऑफ फ्री रेडिकल एंड इट्स रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी और कार्बोकेटाइन में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कार्बन आयन पढ़े तो ये क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या थी, कमी थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की हम बात करें उल्टा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो इसमें एक चीज हम देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब कौन से डिग्री का ये कार्बन एनायन है। जैसे कि आप पिछली कक्षा में हमने एक स्टूडेंट से पूछा था जिसका वीडियो पढ़ा है, जहां पर उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है 1 डिग्री, क्या होता है 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री। तो उसी तरीके से आज मैं पुनः उसी को समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। अगर जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है बेटा, अगर इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, मिथाइल कार्बन है। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मिथाइल कार्बन एनायन कहेंगे, राइट। अगर मान लीजिए ये मेरा कार्बन है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक ही कार्बन के साथ, तो आप समझ चुके होंगे इसको हम 1 डिग्री कार्बन एनायन कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन एनायन कहेंगे। देखिए बेटा ये नेगेटिव चार्ज है और इस ये नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन पर है, और ये मान लीजिए 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। कितने के साथ बेटा, 2 कार्बन के साथ। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, फिर 2 डिग्री कहेंगे। अब आप बहुत आसानी से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नाउ अगर यही नेगेटिव चार्ज 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है तो बेटा इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी पर। क्योंकि अगर मैं कार्बोकेटाइन कहता, अगर मैं कार्बोकेटाइन कहता तो 3 डिग्री को स्टेबल कहते हैं, याद करिए। लेकिन यह तो उल्टा है, तो उल्टा को समझिए। देखिए ध्यान समझिए, एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कि नहीं दे रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें, हम किसकी बात करें, स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। हालांकि इसकी तुलना में थोड़ा स्टेबल हो सकता है, इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल और इसकी तुलना में मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका कोई CH3 नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। यहाँ पे एक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल, और 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल, और 2 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट, सॉरी गाइस, मोस्ट अनस्टेबल। वेरी गुड। तो इस हिसाब से हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा, आप समझ चुके हो, राइट। अगर ये आप बात समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कार्बन एनायन की कैसे स्टेबिलिटी गेन हो सकती है। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसके पहले मैं इसको मिटा लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको जगह मिल जाए एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा कार्बन एनायन होता है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो अगर मुझे कार्बन एनायन को स्टेबल करना है तो मैं उसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ सकता हूं, कुछ ऐसे ग्रुप लगा सकता हूं जो उस कार्बन एनायन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले और इलेक्ट्रॉन की जो वहां अधिकता है उसको कम कर दिया जाए। क्योंकि कार्बन एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम उसके साथ कुछ ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो कार्बन एनायन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, यानी खींचने वाला ग्रुप लगाएंगे। फिर खींचने वाले ग्रुप को अंग्रेजी में विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं गाइस। विथड्रॉइंग से मतलब विथड्रॉल। जैसा आपने बैंक में कभी गए होंगे तो जब आपको पैसा निकालना होता है तो बैंक के कर्मचारी आपसे कहता है कि विथड्रॉल फॉर्म भरिए। क्या कहते हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा। तो विथड्रॉल से विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉल मतलब पैसा निकालना, राइट। जब आप विथड्रॉल फॉर्म भरते तो उससे आपके खाते में पैसे निकाल लेते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे विथड्रॉल से पैसे नहीं निकालने, इलेक्ट्रॉन्स निकालने। और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा बोझ है वो थोड़ा हल्का होगा, तो वो थोड़ा शांति के साथ बैठ पाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो चलिए, तो इसी को समझते हैं। देखो क्या लिखा गया है, सिंस द कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड therefore electron withdrawing group and therefore electron withdrawing group increase the stability of carbon ion। समझ रहे हैं? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको शॉर्ट में कहते हैं, ऐसा हम लिख सकते शॉर्ट में कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे एग्जांपल के रूप में आप जानते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन कर सकते हैं, या NO2 कर सकता हूं, या CHO कर सकता हूं, या COOH कर सकता हूं, या ETC भी कर सकता हूं, एक्सेट्रा। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप आंसर बताइए क्वेश्चन, राइट। मान लेते हैं मेरे कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ये हाइड्रोजन, इसमें भी ये हाइड्रोजन, इसमें भी ये हाइड्रोजन और इसमें भी ये हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और इसमें भी, राइट। अगर मैं सोचूं, अगर मैं यहां पे लगा दूं क्लोरीन, अगर मैं लगा दूं यहां पे NO2 ग्रुप, अगर मैं लगा दूं इसमें CHO ग्रुप, देखो मैंने इसमें 3 ग्रुप लगाया, ध्यान से देखो, और आपसे पूछा गया ABC which one is more stable compound, इनमें से अगर आपसे पूछा गया कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए दिस कार्बन, राइट, दिस एंड दिस, और ये नेगेटिव है और यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z को मैं एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने ये लगा दिए, Z इज नथिंग बट इट इज अ Z, एग्जांपल ये Z हो गई, Z क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये सब क्या है, Z की जगह लगाया, ये सब क्या बेटा Z है, Z से मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आप स्वयं से सोचिए, खुद से सोचिए कि A B C में से कौन ज्यादा स्टेबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरह से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो चूंकि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, NO2 इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड उसके बाद आप लगाएंगे CHO एंड देन लगाएंगे CH। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, B हो गया, C हो गया और फाइनली A हो गया। आप बात समझ चुके हैं, ये स्टेबिलिटी पता चला आपको। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आएंगे, उसके लिए आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, जिससे कि आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, दिस ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा दिया NH2, मान लीजिए मैंने एक ग्रुप और लगा देता हूं F, जो बेटा 3 ऑप्शन हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आपको ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे कि मेरी आपकी आवाज मेरे कान तक आ रही है, आप C कह रहे तो बिल्कुल सही कह रहे, C इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। व्हाई? बिकॉज़ फ्लोरीन इज पूरी दुनिया में राज करता है इलेक्ट्रॉन खींचने के दृष्टिकोण। राज करने का मतलब पुष्पराज नहीं, पुष्पराज जो है वो राज करता है, आप जानते होंगे, तो ये पुष्पराज नहीं है, ये फ्लोरीन राज, हैलोजन का राज है, ये हैलोजन पे राज करता है, क्योंकि छोटा सा साइज है, इफेक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए इसको कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। सो दैट्स व्हाई द फ्लोरीन इज इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या कंपाउंड होगा, एंड देन उसके बाद B एंड देन C। और देखो ये तो उल्टा ही हो गया भाई, बताओ कैसे उल्टा हो गया। ये लोग तो जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये भी खींच रहे हैं, तो ये ससुर को दे रहा है, ये ससुर के नाते क्या कर रहा है, एक तो गरीब, एक तो परेशान है, एक तो कार्बन आयन क्या बेटा अनस्टेबल है। मैं आपसे पूछूं भाई क्यों अनस्टेबल, आप प्रोफेसर क्योंकि सर वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये भाई CH3 तू क्या कर रहा है, CH3 तू क्या कर रहा है, वो तो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि तू मर ले, जैसे कोई मतलब पहाड़ में फंसा है और गिरने वाला है और कोई आकर और एक बड़ा पत्थर दे दे इसके ऊपर, जा खत्म, बाय बाय टाटा,
तो इसका बागा टाटा कर दिया इसने, इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, राइट? तो ऐसे एक लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूं, उसके बाद मेरा ये वीडियो हो जाएगा फाइनल एंड फिनिश हो जाएगा, और आप एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर आप दे पाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आप इसका आंसर चूंकि आप कमेंट करेंगे ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कमेंट भी करना आता है। कई सारे बच्चे को कमेंट ही नहीं करना आता है, तो कमेंट नहीं कर रहे हैं आप। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता। चलो बच्चों, ये बेटा ए ऑप्शन, ये बी और सी। देखो बेटा इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल, आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, ये फ्लूरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लूरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा, देखो सबसे स्टेबल ए, बी और ये सी। तो आपको कैसा ये लगा पूरा वीडियो, आप प्लीज से जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा।